बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कॉपीराइट को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए बिकॉज इसका ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली जो है कॉपीराइट का। सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर की मतलब कॉपीराइट आने की या कॉपीराइट क्लेम होने की पूरी पूरी संभावना रहती है? किसी भी वीआई की वीडियो पर यदि या किसी और प्रोग्राम पर कॉपीराइट आता है तो वो उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोडून पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आप सभी से मुखातिब हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज है कॉपीराइट डे यानी बुक्स एंड कॉपीराइट डे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमर जैन सर। तो इनसे आज हम जानेंगे कॉपीराइट क्या है और कॉपीराइट कानून क्या है। इस विषय के इर्द गिर्द आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, और हेलो दून के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, तो अब सर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम अक्सर बात करते हैं हर जगह पर, चाहे सोशल मीडिया पर हो या उससे बाहर हो, कॉपीराइट कॉपीराइट सब लोगों के दिमाग पर चढ़ा रहता है। तो आज सबसे पहले हम आपसे ये चीज क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर कॉपीराइट होता क्या है और ये मतलब किस किस चीज पे किस किस तरीके से लगता है। बिल्कुल गौरव, और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कॉपीराइट को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए बिकॉज इसका ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली जो है कॉपीराइट का लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी रूप से इसे सुरक्षित किया जाता है। तो जी बेसिकली कॉपीराइट जो होता है गौरव, अगर मैं आम भाषा और आम जनता के लिए अगर मैं कहूँ तो कॉपीराइट कुछ मान लीजिए अगर आपने कोई लिटरल वर्क्स प्रोड्यूस करे यानी कि कोई साहित्यिक कोई आपने क्रिएट करी कोई चीज लिटरेचर के रूप में, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो राइटिंग हो सकती है, या वो कोई आर्ट हो सकती है, या वो कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जिसमें सोर्स कोड हो। तो किसी भी तरह का आपका एक क्रिएशन जो कि डिफरेंट है, यूनिक है, जिसमें कोई आर्टिस्टिक एंगल है या कोई लिटरेचर एंगल है या कोई म्यूजिक या कोई प्रोग्रामिंग एंगल है, उसे कॉपीराइट किया जा सकता है। यानी कि जिस ऑथर ने उसे लिखा है उस ऑथर का उस प्रोग्राम पे एक हक होता है जिसके द्वारा वो रॉयल्टी और अदर टाइप के मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ साथ उस प्रोग्राम से जुड़ी उस कॉपीराइटेड आइटम से जुड़ी हुई जो रेप्यूटेशनल बेनिफिट्स होते हैं उससे वो एंटाइटल्ड होता है ऑथर। जी। तो सर इसके लिए क्या कुछ कानून वगैरह भी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कह लीजिए या पार्लियामेंट द्वारा कह लीजिए बनाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉपीराइट को पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए हमारे इंडियन लॉज में, भारतीय संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट जी द्वारा एक बनाया गया है जिसे हम इंडियन कॉपीराइट एक्ट कहते हैं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट और इंडियन कॉपीराइट रूल्स जो कि एक्ट के अंदर बने हैं, उसके अंतर्गत जो है कॉपीराइट रिलेटेड सारे प्रोसेसिंग और प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रावधान दिए गए। जी। तो सर किस किस तरीके के लॉ जो है कॉपीराइट के लिए आज की डेट में कार्यान्वित हैं? गौरव, कॉपीराइट जैसा कि मैंने कहा, इंडियन कॉपीराइट एक्ट में अलग अलग प्रावधान हैं। तो जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल अगर आप किसी चीज को कॉपीराइट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, किस किस जगह पे आप ऐसी कौन कौन सी ओकेजन्स हैं या कौन कौन से मौके हैं जिसपे आप कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन को बिना ऑथर की परमिशन लिए या बिना कॉपीराइट बोर्ड की परमिशन लिए यूज कर सकते हैं। किन किन केसेस में आपको कॉपीराइट बोर्ड की परमिशन लेनी जरूरी है किसी भी मटेरियल को यूज करने से पहले, या उसे रिप्रोड्यूस करने से पहले, या उसे अडेप्ट करने से पहले, या उसे मॉडिफाई करने से पहले, और किन किन केसेस में कॉपीराइटेड मटेरियल या कॉपीराइटेड आइटम्स को अगर आप किसी और बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं, किसी ऐसे कॉज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या कॉजेज हैं वो सब उस कानून में बताया। जी। तो सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर की मतलब कॉपीराइट आने की या कॉपीराइट क्लेम होने की पूरी पूरी संभावना रहती है? गौरव, आज की तारीख में इंक्रीजिंगली हर इंसान, अब इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट जो होता है वो जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि वो जी टेंजिबल फॉर्म में नहीं होता, यानी वो दिखता नहीं है किसी फॉर्म में, वो इंटेंजिबल होता है। यानी कि आपका
जो आपने एक अपने माइंड को यूज करके जो आपने चीजें क्रिएट करी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो एक आर्ट के रूप में हो सकता है, वो एक राइटिंग के रूप में हो सकता है, वो एक साउंड के रूप में, म्यूजिक के रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में, पिक्चर के रूप में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में। सो काफी सारे फॉर्म्स एंड शेप्स होते हैं, तो हर चीज पे कॉपीराइट आजकल यूजुअली क्रिएट किया जाता है। जी। सर, अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने कोई पोयम या कोई और अन्य कोई कार्यक्रम जो है डाला कहीं पर, तो उस पर कॉपीराइट ना आए देखने के लिए या ऐसा करने के लिए कि उस कार्यक्रम पे कॉपीराइट ना आए, हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखिए गौरव, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपका एक्सपैंड करना चाहूंगा। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर कोई जी मटेरियल यूज कर रहे हैं, या हमने कोई कार्यक्रम अपलोड किया, या हमने कोई रिकॉर्डिंग यूज करी, या कुछ भी किया, जी कैसा मटेरियल यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन ना करना पड़े, या हम कॉपीराइट लॉ के संदर्भ में उल्लंघित ना माने जाए। देखिए, कॉपीराइट लॉ में जब भी कोई चीज कॉपीराइटेड होती है, तो यूजुअली उस कॉपीराइटेड मटेरियल के साथ एक तो कॉपीराइट सिंबल आता है, जो आपको सबसे पहला इंडिकेशन देता है कि ये मटेरियल जो है ये कॉपीराइटेड है। अब उसे यूज करने के लिए आपको देखना होगा उस मटेरियल की कॉपीराइट पॉलिसी को, जो कि जनरली उस मटेरियल का या तो पार्ट होगी, या टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई होंगी, या तो वेबसाइट पे या जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं, कि सब्जेक्ट टू किन किन चीजों को आप ध्यान रखते हुए उस कॉपीराइटेड मटेरियल को किस किस स्थिति में यूज कर सकते हैं, और उस कॉपीराइट मटेरियल को क्या आप किसी और फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब आपको उस टर्म्स एंड कंडीशंस में प्रोवाइड किया जाता है। जी। तो सर, क्योंकि हम सभी वीआई हैं जो ये काम कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी रेडियो भी कह लीजिए या ये प्रोग्राम भी कह लीजिए, तो देखिए, रेडियो स्टेशंस या पब्लिक परफॉर्मेंसेस, कॉपीराइट लॉ में बहुत स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं जिसके लिए आप किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर पब्लिक परफॉर्मेंस का एक एंगल है, जो स्पेसिफाइड पर्पसेस जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस पर्पस है, मैरिज में अगर आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए तो प्रोहिबिटेड नहीं है कॉपीराइट वायलेशन। बट फ्रैंकली हमारे कॉपीराइट लॉ ने अभी तक इतना इवॉल्व नहीं किया है कि जो परफॉर्मेंसेस हम यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, उसे अभी तक पब्लिक परफॉर्मेंस के एंगल से नहीं देखा गया है, बिकॉज क्योंकि वो किसी के लिए भी व्यूएबल होती है और कोई भी इंसान उसे व्यू कर सकता है, तो उसे अभी भी कॉपीराइट एंगल से हमारे लॉ ने नहीं इवॉल्व हुआ है, तो वो आज की तारीख में कॉपीराइट वायलेशन माना जाता है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम सभी क्योंकि वीआई हैं, और ये जो प्रोग्राम है ये भी वीआई के इर्द गिर्द ही, वीआई लोगों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये रहेगा कि मान लीजिए कोई वीआई की वीडियो पर, किसी भी वीआई की वीडियो पर यदि या किसी और प्रोग्राम पर कॉपीराइट आता है, तो वो उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं? देखिए, कॉपीराइट सिंबल हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा बोला जाता है। जो हमारे जी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें बोल के बताते हैं कि कॉपीराइट सिंबल है, वो एक सबसे बड़ा आपका पहचान होती है। दूसरा, किसी भी मटेरियल के या तो इनिशियल स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में कहीं कुछ मतलब हर पेज के एंड में ये लिखा होगा कि दिस इज अ कॉपीराइटेड मटेरियल, मे नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, मॉडिफाइड, अडेप्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर, या कुछ इस टाइप का एक लेजेंड जिसे कहा जाता है वो प्रोवाइडेड होता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या मटेरियल कॉपीराइटेड है या नहीं। जी। तो अब सर, मैं उस लॉ के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जो कि कॉपीराइट को, मतलब कॉपीराइट के लिए बनाया गया, उस कानून के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। गौरव, आपके इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आंसर करना चाहूंगा कि जो लॉ, कॉपीराइट एक्ट के बारे में तो मैंने अभी ब्रीफली आपको ऑलरेडी बताया, बट जी कॉपीराइट एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, जिसमें विजुअली इंपेयर्ड भी काउंट होते हैं ऑफ कोर्स, उनके लिए जी हम कॉपीराइटेड मटेरियल को एक्सेसिबल बनाने के लिए जो भी हमें करने की जरूरत है वो हम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं फेयर यूज क्लॉज। सेक्शन जी 52(1)(ZB यानी कि सेक्शन 52(1)(ZB में ये प्रावधान दिया गया है कि यदि आप किसी कॉपीराइटेड मटेरियल को एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाने के लिए उसे अडेप्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, या कोई भी और उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, केवल इस पर्पस के लिए कि उसे एक्सेसिबल बनाया जाए और उसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ शेयर किया जाए, तो वो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं होगा।
और जी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ना केवल ये एक लिटरेचर या साउंड या पिक्चर इन सब के लिए है, इवन अगर आप किसी प्रोग्राम को, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक्सेसिबल नहीं है, उसे एक्सेसिबल करने के लिए अगर आप उसके सोर्स कोड के साथ या उस प्रोग्राम के साथ कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं तो वो तक भी इस लॉ में कवर्ड है, उसके लिए आपको कॉपीराइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। जी इस लॉ में दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो एड्रेस किए गए हैं इस लॉ के द्वारा। एक तो ये कि यदि कोई ऐसा एक्सेसिबल मटेरियल क्रिएट किया जाता है तो वो एक पर्सन विद जी डिसेबिलिटी दूसरे पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ यदि शेयर करता है तो उसे कॉपीराइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि हम आपस में बुक्स वगैरह शेयर करते हैं या एजुकेशनल मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं या कोई भी नॉर्मल मटेरियल कॉपीराइटेड अगर हम एक्सेसिबल बना के शेयर करते हैं तो एक तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा इसमें एक ये प्रावधान है कि यदि कोई एनजीओ चाहे कि मैं बिना प्रॉफिट कमाए केवल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सब लेकर के अगर मैं एक्सेसिबल फॉर्मेट में किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई कॉपीराइटेड मटेरियल प्रोवाइड करता हूं तो वो भी इस कॉपीराइट लॉ में एग्जेम्प्टेड है, और उसके लिए आपको बहुत मिनिमम कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि एक नोटिस आप कॉपीराइटेड मटेरियल में देना होता है कि ये केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है। आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो मटेरियल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो केवल पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ही जाए, उसको कोई और यूज ना करे। तो उसके लिए रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, यानी कि जैसे कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी का। इस टाइप की कुछ कंप्लायंसेस यदि आप कर लेते हैं तो आप कॉपीराइट लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा आपकी एक्टिविटी को। तीसरा एक और प्रावधान इस लॉ में है जो कमर्शियल बेनिफिट के लिए है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं कॉपीराइटेड मटेरियल को प्रॉफिटेबल बेसिस पे अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक्सेसिबल फॉर्मेट में और उसे सेल करना चाहता हूँ तो उसे कॉपीराइट बोर्ड की मदद से एक लाइसेंस लेना होगा, और उस लाइसेंस के तहत आप कॉपीराइटेड मटेरियल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट लगता है, जैसा मैंने कहा पहले वाले आंसर में, कि कॉपीराइट बिल्कुल लगता है, और कॉपीराइट वायलेशंस के लिए सजाओं का भी प्रावधान है और पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टीज का भी प्रावधान है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका उल्लंघन कैसा है, किस तरह का है, उसके हिसाब से आप पे पेनल्टी या सजा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये खास कार्यक्रम जो कि कॉपीराइट डे पर था, यानी कि बुक्स एंड कॉपीराइट डे पर था, आज यहीं पर संपन्न होता है, समाप्त होता है। और इसमें हमने बात की विशेषतः कॉपीराइट के बारे में, कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट लॉ क्या है, और किन किन चीज़ों पे, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कॉपीराइट आ सकता है। तो अब दोस्तों मुझे, यानी आपके अपने दोस्त आरजे गौरव को, इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में, किसी नई हस्ती के साथ, नए सवालों के साथ, नई बातचीत के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे, यानी आपके अपने आरजे गौरव को, ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।